हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 3 जून 2020 का ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। तो फटाफट बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, जहां पर हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है महेश नवमी के बारे में। तो देखो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा महेश नवमी क्या है। तो याद रखिएगा, ये एक हिंदू फेस्टिवल, हिंदू त्योहार हम लोग को देखने को मिलता है, जो भगवान शिव के जो भक्त होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, उनके द्वारा ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। और भगवान शिव को महेश के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को याद आ रहा होगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग बोलते हैं। तो ये वाली चीज भी याद रखिएगा थोड़ी सी। इसके अलावा गाइस, महेश्वरी कम्युनिटी, आपने देखा होगा काफी सारे जो लोग होते हैं गाइस, जिनका सरनेम महेश्वरी होता है। तो जो महेश्वरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो ज्यादातर इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं। और ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो ज्येष्ठ का महीना होता है, तो उसमें जो शुक्ल पक्ष का 9वां दिन जो होता है, उस समय ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। और अभी ये 31 मई को हम लोग को देखने को मिला था, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया था। और ज्यादातर राजस्थान के लोग जो है, राजस्थान के अंदर जो महेश्वरी कम्युनिटी है, वो ज्यादातर इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करती है। राइट, तो ये कुछ चीजें थी इससे रिलेटेड, जिसको आपको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है। अब पेपर 1 से रिलेटेड आज सिर्फ एक ही टॉपिक था। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए गाइस, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इस टॉपिक को मैं आप लोग को पहले भी कई बार डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो फटाक से वीडियो को पॉज करो और इस टॉपिक को का आंसर देने की कोशिश करो। यानी कि इस क्वेश्चन के जो 3 स्टेटमेंट है, इसमें से बताओ कि ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और मेरे एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बिल्कुल करेक्ट, हाँ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। बिल्कुल करेक्ट। बट गाइज, इसके चेयरपर्सन और मेंबर को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इसके मेंबर्स। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। इसके अलावा कमीशन की ड्यूटी की बात की जा रही है। इस कमीशन की क्या क्या ड्यूटी होती है? तो हमारी कंट्री के अंदर फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करती है। मार्केट्स के अंदर ट्रेड का फ्रीडम सभी को मिलना चाहिए। देखो, नाम ही है यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर ये टारगेट करती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, और कोशिश करती है कि जो भी कंपटीशन हो वो फेयर हो, और किसी भी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिसेस जो मार्केट में होती हैं, उसको ये एलिमिनेट करने का काम करती है। कैसी अनफेयर प्रैक्टिसेस? इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि मान लेते हैं ये एक मार्केट है, ठीक है। इस मार्केट के अंदर काफी सारी दुकानें हैं, चाहे वो कोई भी जो है, जैसे मैं और आप भी इस मार्केट में जाकर दुकान खरीद सकते हैं। राइट, हमारे पास अधिकार है दुकान को खरीदने का किसी भी, या फिर हम किसी भी दुकान पे जाकर चीजों को, प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। बट क्या होता है गाइस कि ये किसके ऊपर काम करती है? सीसीआई की। किसी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा शोरूम वाला व्यक्ति जो है, या फिर जिसकी दुकान काफी बड़ी है, उसने मोनोपोली जमा के रखी है मार्केट के अंदर। उसने सभी लोगों को बोल दिया कि, जैसे कि अगर ये बड़ा व्यापारी है, अगर मान के चलो कि ये मोबाइल बेचता है, ठीक है, इसका मोबाइल का बड़ा शोरूम है, ठीक है, सभी प्रकार के मोबाइल ये रखता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पूरे मार्केट को ये ऑर्डर पास कर देगी, कोई भी मार्केट वाला, यानी कोई भी दुकानदार वाला कोई मोबाइल जो है वो बेचेगा नहीं। ऐसी हरकत जो है अगर मार्केट में होती है, अगर ऐसी हरकतें हम लोग को देखने को मिलती है कि कोई एक जो दुकानदार है वो इस प्रकार की मोनोपोली जमा रहा है, तो उस पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सख्त कार्रवाई करती है, सख्त एक्शन लेती है। चाहे वो ऑनलाइन हो सकती है, चाहे वो ऑफलाइन हो सकती है। ये जरूरी नहीं है मार्केट जो है वो सिर्फ ऑफलाइन ही होना चाहिए, ऑनलाइन मार्केट के ऊपर भी निगरानी जो है वो रखी जाती है सीसीआई के द्वारा, और ये इस प्रकार के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उसको एलिमिनेट करने का काम करती है। आई होप कि आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। राइट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 3 हम लोग को करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अपॉइंट करती है चेयरपर्सन और मेंबर्स को। राइट, ना कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अभी ये सीसीआई न्यूज में क्यों थी? तो देखो गाइस, सीसीआई ने एलिगेशन लगाए हैं गूगल के ऊपर, आरोप लगाए हैं गूगल के ऊपर। किस चीज को लेकर? कि गूगल अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है। और हालांकि ये पहली बार नहीं है कि सीसीआई ने आरोप लगाए हैं, इससे पहले भी 2018 और 19 में भी हम लोग को देखने को मिला था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर आरोप लगाया था। इस पर मैं बाद में आता हूं। अभी जिस पर आरोप लगाया गया है वो एक बार समझ लो आप। तो आप जानते हैं गाइस, गूगल का एंड्रॉइड प्ले स्टोर हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, इस पर जाकर आप वेरियस एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो गूगल क्या कर रहा है आज की डेट में? आपने भी अक्सर शायद नोटिस भी किया होगा कि गूगल में जैसे आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे जाते हो या फिर कहीं पर भी जाते हो, तो आपको आजकल गूगल पे के ऐड ज्यादातर देखने को मिलते होंगे। गूगल पे के ऐड, राइट, ये क्या कर रहा है? जैसे ही कोई भी एंड्रॉइड प्ले स्टोर में घुस रहा है, एंटर हो रहा है,
तो उसको मतलब पॉपअप कर रहा है इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट की, व्यक्ति जो है सामने वाला वो गूगल पे को डाउनलोड कर ले। आप जानते हो कि गूगल पे का उपयोग किसके लिए होता है, पेमेंट वगैरह करने के लिए होता है, जैसे पेटीएम होता है, फोन पे होता है, वैसे ये गूगल पे भी है। तो इस प्रकार की हरकत गूगल के द्वारा की जा रही थी, तो इसको लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि गूगल गलत कर रहा है। इससे पहले 2018 में जो आरोप लगाया गया था वो सर्च बायस का आरोप लगाया गया था और उस पर गूगल के ऊपर 21 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन भी इंपोज किया था सीसीआई ने। अब सर्च बायस क्या होता है, जैसे कि हम लोग गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हैं तो गूगल क्या कर रहा था कि अपनी पसंदीदा वेबसाइट जो है वो उसकी हिंट देता था। जैसे ही हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे कि आप लिख रहे हो STUDY, ऐसे आप लिखोगे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको दिखाई देने लगेगा, है ना। तो वैसे ही कई सारे जो भी मतलब जो सर्च करते हो आप लोग, तो उसमें गूगल क्या करता था, अपनी फेवरेबल वेबसाइट्स, फेवरेबल यानी कि इंटरेस्ट वाइज फेवरेबल, इससे जो भी वेबसाइट वाले गूगल को ज्यादा पैसे देते होंगे या फिर जिस वेबसाइट से गूगल को ज्यादा फायदा होता होगा, तो उसको ये ज्यादा जो है वो हिंट ऑप्शन में लेकर आता था। तो ये इस प्रकार की सर्च बाइस जो है वो एक हरकत जो है वो गूगल की देखने को मिली थी। इससे पहले 2000 इसके बाद यानी कि 2018 में ये हुआ था, फिर 2019 में भी सीसीआई ने गूगल के ऊपर आरोप लगाए थे, एलिगेशन लगाए थे, किस पर्पस को लेकर कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को ये ऑप्शंस नहीं दे रहा है कि वो दूसरे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन जो है वो लेकर आ सकें। किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, आप जानते हो कि एंड्रॉइड जो है वो गूगल का ही है। एंड्रॉइड बेसिकली एक ओपन सोर्स है जिस पर कोई भी ऐप डेवलपर आकर एप्लीकेशन बना सकता है, राइट, और उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह कर सकता है। बट आपने देखा होगा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती हैं, आप कोई भी मोबाइल खरीदते हो तो आप देखते होगे उसमें गूगल के, स्पेशली अगर हम लोग बात करें, क्योंकि देखो गूगल एक अलग हम लोग को देखने को मिलता है और एप्पल एक अलग हम लोग को राइवल देखने को मिलता है, ठीक है, ये दोनों अलग है, तो उसको एक साथ मर्ज मत करना। आप आईफोन की बात मत करने लगना या iOS की बात मत करना। बट आप देखो अगर आप कोई भी कंपनी का मोबाइल खरीदते हो, आप ज्यादातर देखते होगे कि उस कंपनी के अंदर प्री इंस्टॉल हम लोग को गूगल की काफी सारी एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। तो यही एक बड़ी दिक्कत थी, यही प्रॉब्लम थी, उसको लेकर भी सीसीआई ने एलिगेशन लगाया था कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये ऑप्शन नहीं दे रहा था कि वो ऑल्टरनेटिव वर्जन जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकें। तो ये बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर जो है वो गूगल ने डाली हुई थी, एक प्रेशर बना के रखा हुआ था, एक मोनोपोली बना के रखी हुई थी, राइट। तो इस चीज को लेकर ये टॉपिक जो था वो न्यूज में आया था। बट हालांकि न्यूज में जो है उसके बारे में एक बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। मेनली जो काम की चीज थी अपने लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया थी और एक थोड़ा बहुत आइडिया, ये भी एक काम का है, ये ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग काम का नहीं है, ये भी काफी काम का है, क्योंकि इस प्रकार की चीज अक्सर आ जाती है कि अभी रिसेंट पास्ट में सीसीआई ने किस कंपनी के ऊपर आरोप लगाए हैं इस प्रकार के, तो आपको ये वाला आइडिया भी होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब गाइस बात करेंगे हम लोग थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। थर्ड के बारे में हालांकि मैं आप लोग को पहले भी पढ़ा चुका हूं, बट काफी समय हो चुका है इसको पढ़ाए हुए और अभी फिर से ये टॉपिक न्यूज में आ गया है, तो हम लोग फिर से थर्ड को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थर्ड का सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लो, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये थर्ड का फुल फॉर्म है। ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, राइट। और जो हिंदी मीडियम से जो बच्चे इस एग्जाम को लिख रहे हैं वो भी इसी तरह से थर्ड का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में ही। तो देखो गाइस आज की डेट में थर्ड जो है वो यहां पर साउथ कोरिया के अंदर इंस्टॉल्ड है। पहले जो था वो ये यूएई और वेरियस कंट्रीज में इंस्टॉल्ड था और अभी एट प्रेजेंट 2017 से यूएसए ने इसको यहां पर रखा हुआ है साउथ कोरिया के अंदर, क्योंकि ये थर्ड जो है वो यूएसए का है। यूएसए की एक काफी फेमस कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, उसके द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है थर्ड को, राइट। और थर्ड क्या है, जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं गाइस कि यहां पर देखो आपको एक रडार दिखाई दे रहा है, राइट। इसमें आप देख सकते हो कि ऊपर जो आ रही है ये मिसाइल आ रही है, ठीक है, ये मिसाइल हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि फॉरेन मिसाइल है, यानी कि फॉरेन कंट्री की किसी की मिसाइल है, एनिमी मिसाइल आप कह सकते हो उसको। तो ये एनिमी मिसाइल है जो कि आ रही है एक मतलब एक कंट्री के अंदर अटैक करने। तो इसका काम क्या होता है, ये मिसाइल को सबसे पहले तो डिटेक्ट करता है कि मिसाइल कहां से आ रही है, उसके बाद इसका जो लॉन्चर है वो लॉन्च हो जाता है और वो बेसिकली एक प्रकार के इंटरसेप्टर, इसमें मिसाइल हम लोग को देखने को मिलती है, ये लॉन्च होता है और आप देख सकते हो कि ऊपर जाकर हवा में एनिमी मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बेसिकली एक प्रकार का इंटरसेप्टर मिसाइल हम लोग को एक प्रकार की देखने को मिल रही है जो कि शॉर्ट और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो इसका जो इंटरसेप्टर है, ह्यूमन की जो नॉर्मल हाइट है आप देख सकते हो वो इतनी है और इसका इंटरसेप्टर देखो अब कितना बड़ा है। तो ये अपने आप में एक डायनासोर टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि काफी ज्यादा शानदार है, यूएसए की एक टेक्नोलॉजी है, राइट। और इस मिसाइल या फिर इस सिस्टम की एक और खासियत है कि स्पेस बेस्ड और ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस स्टेशन इसके अंदर है। जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है, वैसे ही एक स्पेस बेस्ड भी, यानी कि सैटेलाइट के थ्रू भी जो है ये डिटेक्ट करता है मिसाइल्स वगैरह को कि कहां से मिसाइल निकल रही है, कहां पर
जा रही है, तो उसकी लोकेशन भी जो है ये डिटेक्ट कर लेता है और अपने इसको यानी कि ये हम लोग को स्टेशन जो देखने को मिलते हैं तो उनको इन्फॉर्म कर देता है कि एक मिसाइल जो है वो आ रही है इस डायरेक्शन में। तो इनके जो लॉन्चर जो है वो रेडी हो जाते हैं और मतलब लॉन्च करने के लिए अपने इंटरसेप्टर मिसाइल को, और तुरंत वो इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करके हवा में ही एनिमी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये इसका मेजर रोल हम लोग को देखने को मिलता है और इसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो 200 किलोमीटर की है। इतना ज्यादा टेक्निकल मत जाइएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में टेक्निकलिटी नहीं पूछी जाएगी। बाकी अगर आप डिफेंस वगैरह एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो थर्ड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी शानदार टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बारे में और बात करें, जैसे कि इसका प्रपोजल यूएसए ने 1987 में रखा था और लगभग 21 सालों में इसने इसको बनाकर डिप्लॉय कर दिया, राइट। स्टार्टिंग में ये यूएई और 3-4 कंट्रीज में थी, बट आज की डेट में ये साउथ कोरिया में हम लोग को देखने को मिल रही है। बट उससे पहले जान लो कि ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों चला है, क्योंकि चाइना जो है गाइस वो अपोज कर रही है इस थार्ड को। वो बोल रही है कि साउथ कोरिया से थार्ड को हटाओ। क्यों बोल रही है? क्योंकि थार्ड जो है वो यूएसए की, और आप जान रहे हो चाइना और यूएसए के बीच में कितनी कट्टर हम लोग को आज की रेट में दुश्मनी देखने को मिल रही है। हालांकि कट्टर दुश्मन तो वो पहले से ही थे, बट इनकी दुश्मनी एकदम ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है एट प्रेजेंट, कुछ महीनों में अगर हम लोग बात करें तो उसको लेकर चाइना अपोज कर रही है कि थार्ड को जो है वो साउथ कोरिया से हटाया जाए। अब प्रश्न ये उठता है थार्ड साउथ कोरिया में कर क्या रही थी। अच्छा, एक और चीज इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि ये बहुत ही ट्रांसपोर्टेबल है, यानी कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आराम से ले जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने पहले इसको और अलग अलग कंट्रीज में इंस्टॉल किया हुआ था, बट अब ये साउथ कोरिया में हम लोग को देखने को मिल रही है। और ग्राउंड बेस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये थार्ड है, ठीक है। तो थार्ड की पूरी बात हो गई। अब इसके अलावा चर्चा करें कि यूएसए ने थार्ड को साउथ कोरिया में क्यों इंस्टॉल किया था। तो देखो 2017 की बात थी, उस समय आपको पता होगा यूएसए के नेवल बेस जो है वो हम लोग को जापान के अंदर देखने को मिलता है। तो 2017 के अंदर क्या हुआ था कि यूएसए के बेसिस के पास में ही, यानी कि मान के चलो आप उसी बेसिस की डायरेक्शन में ही नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर करना शुरू कर दिया था। मिसाइल की टेस्ट फायरिंग जो यूएसए का नेवल बेस जो है जापान के अंदर उस डायरेक्शन में करना इसने शुरू कर दिया था। तो उसको लेकर यूएसए ने अपने इस मिसाइल सिस्टम को हटाया और साउथ कोरिया में इंस्टॉल कर दिया ओसान के अंदर। तो ये रीजन था बेसिकली साउथ कोरिया में इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करने का। और चाइना जो है गाइस उसको आज की डेट में इसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम से किस चीज को लेकर प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये समझ लो कि इसको इसके मिसाइल्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वो डर नहीं लग रहा कि यूएसए जो है वो उसके ऊपर मिसाइल लाद देगा या इसको उड़ा देगा चाइना को, तो वो उससे उसको कोई डर नहीं है। इसकी मिसाइल से इसको कोई लेना देना नहीं, कोई डर नहीं। इसको मेनली दिक्कत है वो इसके रडार सिस्टम से है, क्योंकि इसमें एक एडवांस्ड रडार सिस्टम, मैंने आपको बताया था ना कि ये स्पेस से भी पूरी चीजें कैप्चर कर लेता है सैटेलाइट के माध्यम के थ्रू, और ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम तो इसका है ही। तो इसको लेकर चाइना को दिक्कत है कि यूएसए क्या कर सकता है, चाइना की हर एक एक्टिविटी हर एक एक्शन को ट्रैक कर सकता है। तो ये इसको लेकर चाइना जो है वो आज की डेट में कंसर्न है। तो ये एक बेसिकली एक जनरल चीज आपको पता होनी चाहिए कि चाइना को डर किससे है। तो एक चीज तो क्लियर रखो, चाइना को डर मिसाइल से नहीं है, उसके सिस्टम से है, रडार सिस्टम को, जिससे कि यूएसए आराम से आसानी से चाइना की काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूएसए का प्रेजेंस जो है गाइस ये ईस्ट एशिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है काफी ज्यादा। हालांकि इसके मिलिट्री बेसिस हम लोग को जापान और साउथ कोरिया में देखने को मिलते हैं, बट फिर भी क्या हो रहा है इस एरिया पे, इस रीजन पर जो जियोपॉलिटिक्स जो है वो गड़बड़ा जाएंगी यूएसए के इस एक्शंस के कारण, क्योंकि यूएसए ने ये सब चीजें यहां पे रखी हुई है, चाइना मना कर रहा है। और ऑटोमेटिकली आपको पता ही कि आज की डेट में टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है चाइना और यूएसए के बीच में। तो उसको लेकर आसपास की जो आइलैंड कंट्रीज है, जो नेशंस है, उनको बड़ी दिक्कत इस चीज को लेकर हो सकती है। क्योंकि देखो आपको पता होगा इसकी कोल्ड वॉर का जो पीरियड था उसमें आप जानते हो कि एक दो नेशंस, दो सुपर पावर जो थी यूएसएसआर और यूएसए, उनके बीच में जो है वो पूरी दुनिया जो है वो बढ़ गई थी। उसी प्रकार की कुछ चीज यहां पर भी देखने को मिल सकती है। आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस प्रकार की चीजें भी लिखोगे कि यूएसए तो अब डिमांड करेगा कि चाइना के अगेंस्ट सबको जाना। और आपको पता ही कल भी हम लोगों ने काफी कुछ चीजों के बारे में बात करी थी इसको लेकर, जैसे कि हमने बात करी थी D10 क्लब के बारे में, आपको याद है 5G का D10 क्लब कल ही हम लोग ने डिस्कस किया था। वो भी तो एक प्रकार से चाइना को अपोज करने की पॉलिसी थी, राइट। उसी प्रकार से ये एक चीजें हो सकती है और इस रीजन में आसपास की कंट्रीज के बीच के रिलेशंस हैम्पर हो सकते हैं। तो ये वाली चीज यहां पर एक और हम लोग को देखने को मिली है। अब इसको लेकर साउथ कोरिया और चाइना के बीच में रिलेशंस बहुत ही ज्यादा बिगड़ेंगे। यूएसए ने साउथ कोरिया के अंदर अपने इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जो इंस्टॉल किया है उसको लेकर चाइना ऑब्वियस ही बात है कि साउथ कोरिया के साथ किसी प्रकार की ट्रेड डील अब करेगा नहीं, और इसको लेकर साउथ कोरिया को बहुत ही ह्यूज इकोनॉमिक लॉस जो है वो होने वाला है। तो ये चाइना और साउथ कोरिया के रिलेशंस भी अब हैम्पर होंगे उसके बीच में यूएसए के कारण बेसिकली, क्योंकि यूएसए ने ये सब चीजें इंस्टॉल करी, अब चाइना मना कर रहा है, यूएसए को वहां से निकालने के लिए बोल रहा है और साउथ कोरिया को बोल रहा है हटाओ उस थर्ड को यहां से। बट क्या होगा, यूएसए ऑब्वियस ही बात है कि सुपर पावर हम लोग को आज की डेट में देखने को मिलता ही है, और साउथ कोरिया के ऊपर वो अपना प्रेजेंस तो जमा के रखेगा ही रखेगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत है।
यहां पर। तो ये इस रीजन पर मेन जो खेल, इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट इस रीजन पर हम लोग को देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये एक क्लियरिटी आप अपने माइंड में रखिएगा और इस चीज को भी अपने मेन आंसर में रिफ्लेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था इसके बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली चीज। अब बात करेंगे जीवन योगा कॉन्टेस्ट के बारे में, या फिर इसको माई लाइफ माई योग कॉन्टेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो देखो ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। इस कॉन्टेस्ट के अंदर क्या किया जाएगा गाइस कि लोग बाग जो है, क्योंकि ये मन की बात में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज के बारे में बताया, जीवन योग प्रतियोगिता के बारे में। तो देखो उन्होंने बोला था कि जो लोग बाग हैं, जो कंटेस्टेंट हैं, जो कि इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो 3 मिनट का एक वीडियो बनाए। उस वीडियो में अपने योगा स्किल्स को भी दिखाएं और साथ ही साथ योगा के कारण उनको क्या फायदा मिला है उसके बारे में भी बताएं। तो ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है, ये चीज याद रखिएगा आप। और ये जो वीडियो जो अपलोड किया जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो और ये जॉइंटली एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का। और इसमें जो भी भाग लेंगे इस कॉन्टेस्ट में, जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, अगर वो जीतते हैं तो उनको 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा, सेकंड प्राइज 50,000 रुपए का है और थर्ड प्राइज 25,000 रुपए का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये इसमें मतलब कैश रिवॉर्ड भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जो भी पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जीतते हैं मतलब उनको। और नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल दोनों पर ही ये कॉन्टेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताओ कि इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। देखते हैं किसको पता है इसके बारे में। और काफी इंपॉर्टेंट ये दिन है और इवन आप मेंस में भी इसका उपयोग डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि इंडिया ने ही प्रपोजल रखा था इसका इंटरनेशनल योगा डे का, राइट। तो ये वाली बात करी हम लोगों ने। अब नेपाल के अंदर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्यों इसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में इंटरेस्ट लें, तो देखिए गाइस, इसका जो बिल है वो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जो नया मैप इन्होंने रिलीज किया है नेपाल ने, आपको पता होगा मैंने आप लोग को कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था, 23 मई को हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि नेपाल ने एक नया ऑफिशियल मैप रिलीज किया है जिसमें उसने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक, जो उत्तराखंड के जो पार्ट है, जो उत्तराखंड के जो एरिया है, उसको उसने नेपाल की टेरिटरी जो है वो दिखाई है। यानी कि उसके मैप में उसने हमारे एरिया को, इंडिया के एरिया को नेपाल का एरिया घोषित किया हुआ है। तो और इसको लेकर ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी इसने टेबल में रख दिया है इसकी पार्लियामेंट के अंदर नेपाल की। तो ये बड़ी एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए इसके सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में कि ये बिल जो है वो इसके नए मैप को फॉर्मलाइज करने के लिए लाया गया है और जो नया मैप है इसका वो विवादित है। और इसके बारे में अगर आपको पूरी फुल कंप्लीट डिटेल चाहिए तो, और चाहिए नहीं, मैं तो बोलूंगा कि आप इसको देखो अगर आपने अभी तक नहीं देखा इस वीडियो को, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बारे में काफी कुछ अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और ये पूरी चीज मैंने इसमें कवर करा रखी है। और इस वीडियो में आप लोग को और भी कुछ वीडियोस की लिंक्स मिलेंगी। अगर आपने उस तीन वीडियोस होंगे मेरे ख्याल से, एक ये वाला वीडियो, उसके बाद 2 वीडियो और अटैच्ड होंगे, तो अगर उन 3 लिंक्स को आप देख लोगे तो आपका पूरा इंडिया नेपाल रिलेशन एट प्रेजेंट किस प्रकार से चल रहा है उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली जाकर इसको बार बार रिवाइज करो, इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स अपने तैयार करके रखो, क्योंकि ये वाला टॉपिक इक्वली मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो है ही है, बट मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जैसे कि आपको ये सब लोकेशन पूछ ली जा सकती है इस प्रकार से, राइट। तो ये वाली चीज बिल्कुल जरूर देखना आप। 23 मई का ये लेक्चर है, 3 मिनट 14 सेकंड पे आप जाओगे 23 मई के लेक्चर के अंदर, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और ये जो लेक्चर है ये ओनली करंट अफेयर नाम का हमारा यूट्यूब का चैनल है, वहां पर अपलोडेड है। तो आप ओनली करंट अफेयर नाम के YouTube के चैनल पर भी देख सकते हो, या फिर YouTube का जो सर्च कॉलम है उसमें आप लिखिएगा 23 मई 2020, उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर। तो आपको ये वाला लेक्चर जो है वो सबसे टॉप में मिल जाएगा और उसके 3 मिनट 14 सेकंड पे आप जाओगे तो ये टॉपिक मिलेगा। अब देखो, ये जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसके बाद मैंने आपको 2 लिंक्स और प्रोवाइड करा के रखी हुई है, तो उस 2 लिंक्स पे भी जाके देख लेना, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स आप लोग को कवर करने, इसमें जाओगे तो 2 और कंटिन्यूटी में आपको मिलेंगे जहां पर आपको सर्च करके जाना पड़ेगा, वो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना इसमें, वैसे ही, ठीक है। तो ये जरूर देख लेना यार, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं इतनी बार बोलता नहीं। अब देखो, बात हो रही है राज्यसभा के बारे में। तो अभी देखो हुआ क्या था मामला, हम लोग को ये देखने को मिला था कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी कमेटी की, ठीक है, एक पैनल की मीटिंग होनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया राज्यसभा ने। राज्यसभा ने बोला है कि कोई मीटिंग जो है वो पैनल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू नहीं होगी। अब ऐसा क्यों किया गया है, तो देखो गाइस, जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईपीएस ऑफिसर बनोगे, आप वेरियस कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जो है वो आप कंडक्ट करोगे, क्योंकि आपकी जो मीटिंग होगी वो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होगी, एक रूम के अंदर बैठ के आप जो मेजर डिसीजन जो लोगे। तो देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये दिक्कत होती है कि आप जैसे मान के चलो एक कैमरा है, कैमरे की एक लिमिटेड रेंज होती है, ठीक है। अब क्या पता उधर जो है वो कैमरा करके इस तरफ जो है वो एक व्यक्ति और बैठ जाए। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये थोड़ा
पता है कि कौन कौन जो है वो उस रूम के अंदर बैठा हुआ है, उस चीज की गारंटी तो नहीं है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो वॉयलेट हो जाएगी, जो गोपनीयता का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन हो जाएगा, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है वो वॉयलेट होगी। ठीक है, तो इसको लेकर आज जैसे मैंने बोला कि पैनल्स की जितनी भी मीटिंग होती है वो सिक्योर्ड होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती हैं क्योंकि ये सब, और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रिलीज नहीं किया जा सकता या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्लियरिटी रखो बिल्कुल आप अपने माइंड में। इसी के साथ साथ आपको दो रूल्स पता होने चाहिए लोकसभा के, रूल नंबर 267 और 266। 266 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं कमिटीज वगैरह की वो प्राइवेट में होनी चाहिए, राइट, उसकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है क्योंकि। और 267 ये कहता है कि कमेटी की मीटिंग जो होनी है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग में होनी है, बट स्पीकर जो है उनके पास पावर होती है वेन्यू को चेंज करने की। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का ये भी बन सकता है, जो कमेटी की जो मीटिंग है उसका वेन्यू चेंज करने की पावर किसके पास है, तो स्पीकर के पास है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई इसके बारे में 267 266 के बारे में रूल नंबर। अब इस न्यूज की बात करें गाइस तो देखो गोवा के अंदर एक ऐसी प्लानिंग चल रही है कि कोई भी व्यक्ति अब गोवा के अंदर एंटर होगा तो उसको एक ट्रैवल पास दिखाना होगा, और वो जो ट्रैवल पास होगा वो कलेक्टर अप्रूव ट्रैवल पास हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कलेक्टर अप्रूव ट्रैवल पास सिस्टम जो है वो शुरू करने की प्लानिंग जो है वो गोवा के अंदर की जा रही है। और ये सिस्टम जो है गाइस ये कोई नया सिस्टम नहीं है, पहले के समय में गोवा में कुछ इसी प्रकार का सिस्टम था कि अगर कोई भी व्यक्ति गोवा में एंटर होना चाहता है तो उसको उसके पास एडवांस पास जो है वो होना चाहिए गोवा में एंटर होने के लिए, राइट। अब ये सिस्टम को दोबारा से रिवाइव करने की बात की जा रही है और इसी को लेकर ये पूरा टॉपिक था। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अचानक से गोवा के अंदर काफी सारे व्यक्ति एंटर हुए हैं, और स्वाभाविक सी बात है, आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो आज की डेट में खत्म नहीं हुआ है, आज की डेट में भी कोरोना वायरस है, उसका ट्रीटमेंट नहीं आया, ना उसकी कोई वैक्सीन आई है, तो इसीलिए लोगों के मूवमेंट को ट्रैक करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये बेसिकली कितने लोग गोवा के अंदर एंटर हो रहे हैं, कितने लोग एग्जिट हो रहे हैं। और इसमें एक और चीज ये भी होती है कि जैसे कि मान के चलो कि एकदम से क्राउड गोवा के अंदर एंटर हो रहा है तो इस क्राउड को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है गोवा में एंटर होने से, राइट। तो ये वाली चीज भी हम लोग को इस सिस्टम के थ्रू देखने को मिलती है बेटर मैनेजमेंट के लिए। तो ये इस प्रकार की चीज गोवा के अंदर जो है वो आने वाली है, उसकी प्लानिंग चल रही है, तो इसको लेकर ये टॉपिक था। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए केरला गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है कोरोना वायरस डेटा कलेक्शन को लेकर। तो देखो ये अभी ये वाला जो टॉपिक है मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, गाइडलाइन हालांकि इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, मेनली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये स्प्रिंकलर कंट्रोवर्सी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्प्रिंकलर कंट्रोवर्सी अभी न्यूज में थी, क्या है ये? आपको पता होना चाहिए गाइस कि केरला गवर्नमेंट ने एक कंपनी के साथ एक टाई अप किया था, कंपनी का नाम था स्प्रिंकलर, जो कि एक डेटा एनालिटिक्स फर्म हम लोग को देखने को मिली थी, और ये यूएसए बेस्ड कंपनी थी। ये जो टाई अप हुआ था वो डेटा कलेक्शन को लेकर हुआ था कि केरला के अंदर जो डेटा जो कलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो सिटीजन है केरला के, तो उनके डेटा कलेक्ट करने के लिए ये कंपनी जो है वो काम कर रही थी, राइट। अब क्या हुआ, विवाद कुछ इस प्रकार से पैदा हुआ कि ये कंपनी जो है वो यूएसए की है, और कंपनी जो है गाइस ऑब्वियसली बात है, हमने इतने सारे इंसिडेंट्स इतनी सारी न्यूज देखी है कि कई सारी कंपनी क्या करती है, बिक जाती हैं, ये दूसरी कंपनीज को डेटास वगैरह बेच देती है अपने इंटरेस्ट के लिए, और ये यूएसए की कंपनी है, हम लोग इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते कि ये कंपनी जो है वो यूएसए गवर्नमेंट के साथ अपने डेटा को नहीं शेयर करेगी, है ना। तो ये बेसिकली एक डेटा सिक्योरिटी इशू हम लोग को देखने को मिला था, तो उसी के लिए टॉपिक न्यूज में आया था। तो स्प्रिंकलर जो कंट्रोवर्सी है ये इस प्रकार की है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी, और ये वाली क्लियरिटी आप लोग को रखनी है। रही बात इसकी गाइडलाइंस के बारे में तो हालांकि गाइडलाइंस आर नॉट इंपॉर्टेंट गाइस, पर फिर भी दो तीन चीजें आप इससे रिलेटेड जान लो। जैसे कि अगर किसी से डेटा मांगा जाता है किसी सिटीजन से, तो सबसे पहली बात तो उसको ये बताना जरूरी है कि आपका जो डेटा है वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी भी जो है वो आपके डेटा को जो है वो देखेगी, एक्सेस करेगी। दूसरी बात, हर एक सिटीजन को ये जानकारी देना जरूरी है, साथ ही साथ उसके कंसेंट को भी लेना जरूरी है कि जो उससे डेटा जो मांगा जा रहा है वो डेटा जो है वो मेनली एक तो सामने वाले व्यक्ति के अप्रूवल से ही ये डेटा दिया जाएगा। दूसरी बात, ये जो डेटा है ये उसी पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाएगा जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया गया। तो ये इसके जो फॉर्मेट जो है यानी कि डेटा का जो फॉर्म जो हम लोग को देखने को मिलता है डेटा कलेक्शन का, तो उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी भी बकायदा इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें पूरी चीजें डिटेल में मेंशन्ड हो, साथ ही साथ मलयालम और इंग्लिश में ये फॉर्म जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात यहां पर बताई गई है। और ये भी कहा गया कि अगर डेटा कहीं पे स्टोर किया जाना है तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाना चाहिए। इंक्रिप्टेड फॉर्म यानी कि हाईली सिक्योर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, अगर पेन ड्राइव में अगर आप कोई डेटा डालते हो तो जो आपने अगर उस पेन ड्राइव में डेटा डालकर टेबल पे पेन ड्राइव रख दी तो वो आपका डेटा कहीं पे चोरी नहीं होने वाला है।
ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर्ड है उस पेन ड्राइव के अंदर। जब तक वो पेन ड्राइव किसी और के हाथ नहीं लग जाती है किसी और सिस्टम में, जब तक आप उस पेन ड्राइव को एंटर नहीं करते, तो वो सिक्योर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो डेटा इसी प्रकार से सिक्योर तरीके से रहना चाहिए। दूसरी बात कहा गया है कि अगर डेटा को क्लाउड में डालना है, क्लाउड में डालने का मतलब क्या होता है, काफी सारे क्लाउड सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आई क्लाउड की सर्विस हो गई, गूगल की क्लाउड सर्विस हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर करते हो। मेरे ख्याल से गूगल 15 जीबी कुछ फ्री में देता है कि आप 15 जीबी तक के अपने डेटा को जो है वो स्टोर कर सकते हो और किसी भी समय इंटरनेट के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि आपको ये क्लाउड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराता है, राइट। तो ऐसी जो क्लाउड सर्विसेज होती है उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है डेटा की सिक्योरिटी का। तो यहां पर बताया गया कि जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होंगे तभी उनके पास डेटा स्टोर करने को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई गई है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस पूरी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई गई है। और कहा गया कि डेटा जो स्टोर किया जाता है, वो जो भी कलेक्ट किया जा रहा है केरला के सिटीजन से डेटा, और केरला का डेटा जितना भी कलेक्ट किया जा रहा है वो एनोनिमस तरीके से कलेक्ट किया जाए, यानी कि उसमें कोई डेटा के अंदर कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं मौजूद होनी चाहिए किसी प्रकार की, जिससे कि उसके थेफ्ट होने के, उसके चोरी होने के चांसेस बढ़ जाए। तो ये वाली चीज यहां पर गाइडलाइंस में देखने को मिली है। और यहां पर कहा गया कि अगर डेटा कलेक्ट किया जाता है बिना सामने वाली व्यक्ति की मतलब इंफॉर्मेशन के, जैसे कि आपको पता होगा, आप किसी को, जैसे कि आप किसी का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, आपने जब फॉर्म भरा तो आपको जानते हो कि वो फॉर्म आप खुद भर रहे हो और आप अपना खुद सिग्नेचर कर रहे हो, बट आपके मोबाइल में कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपके मूवमेंट को ट्रैक कर रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो ये क्या हुआ, इनवॉलेंट्री हम लोग को डेटा कलेक्शन देखने को मिला कि आपकी बिना मर्जी से, बिना इच्छा के डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है। जैसे कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को आप लेकर अगर आप बाहर जाते हो तो वो जीपीएस की लोकेशन आपकी ट्रैक करता है, यानी कि जिस जगह पे आप जा रहे हो वो ट्रैक वो करता है। तो उसी प्रकार की इनवॉलंटरी डेटा कलेक्शन जैसी चीजें होती हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड डिवाइस, जैसे कि जीपीएस हो गई, ब्लूटूथ हो गए, इस प्रकार की चीजें जो कि काफी कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में भी एक तो जानकारी जो है वो सामने वाले व्यक्ति को होनी चाहिए, और दूसरी बात, ये सब डेटा जो है वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए उपयोग में लिए जाने चाहिए जिस पर्पस के लिए ये डेटा कलेक्ट किए जाने हैं, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई। और सिक्योरिटी ऑडिट की भी बात की गई है कि ऑब्वियस बात है कि समय समय पर इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी चेकिंग होनी चाहिए कि जिस जगह पर ये डेटा स्टोर्ड है कहीं वो उसके अंदर कोई लीक तो नहीं हो रहा, या फिर कोई हैकर का इन्वॉल्वमेंट तो उसमें नहीं देखने को मिल रहा, किसी इस प्रकार के जो बॉट्स वगैरह तो नहीं आ रहे उसमें, राइट। तो ये इसकी ऑडिटिंग जो है वो समय समय पर होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में आप देखो, ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को पढ़ना नहीं है, और इससे रिलेटेड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एक जनरल नोट्स बना ले, इतनी कोई इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैंने इसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं प्रोवाइड किया है, क्योंकि देखो ये किसी काम का नहीं, इससे रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एक जनरल जानकारी आपको एक गाइडलाइंस की होनी चाहिए बस। मेनली जो काम की चीज थी वो स्प्रिंकलर कंट्रोवर्सी थी जो मैंने आपको बताया, और दूसरी बात, ये सब चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि कसारगौड़ मॉडल को हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया। आपको याद आ रहा है, हम लोगों ने 23 अप्रैल 2020 को काफी सारे मॉडल्स को डिस्कस किया था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है उनके अलग अलग मॉडल्स हम लोग को देखने को मिले थे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप जाकर कसारगौड़ मॉडल को डिटेल में डिस्कस करो, मतलब पढ़ लो एक बार। ये 23 अप्रैल 2020 को हमारे ओनली करंट अफेयर चैनल पे मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ये इसको एक बार आप जाके देख लेना। 5 मिनट 33 सेकंड से ये टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, तो इसको देखिएगा। इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज वगैरह की बात करी थी कि केरला के अंदर कोरोना वायरस को रोकने के लिए काफी सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया गया है, लोगों से कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट किए गए। अब इन्हीं सब डेटा को मेंटेन करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कंपनी को दिया गया था जिसका नाम था स्प्रिंकलर नाम की कंपनी, और इसी को लेकर ये पूरा विवाद देखने को मिला, और उसके बाद फिर ये केरला गवर्नमेंट जो है वो कुछ गाइडलाइंस लेकर आई थी, राइट। तो ये चीज बस एक जनरल जानकारी आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही न्यूज थी। नाउ हम लोग पेपर 3 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डुगॉन क्या है, तो एक प्यारा सा दिखने वाला ये ऐसा जो स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफी क्यूट है, पता नहीं कुछ खा रहा है ये, पत्ता गोभी टाइप का है क्या ये, कुछ तो खा रहा है ये, ठीक है। तो ये काफी क्यूट सा एक जानवर हम लोग को, सॉरी ये स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलता है, मरीन स्पीसीज है ये, समुद्र के नीचे पाया जाता है ये, और इसको जो है वो सी काउ, समुद्री गाय भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और ये एक एंडेंजर्ड मरीन स्पीसीज है, और इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर इसको प्रोटेक्शन दी गई है। ये बेसिकली समुद्री घास वगैरह जो होती है वो खाता है, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे जो नीचे हम लोग को समुद्र के नीचे देखने को मिलते हैं वो खाता है ये, राइट। और इंडिया के अंदर ये हम लोग को गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे और गल्फ ऑफ कच्छ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको बताइए कहां पर है, गल्फ ऑफ कच्छ भी आप लोग जानते हैं कहां पर है, गुजरात में। काफी सारे लोगों को गल्फ ऑफ मन्नार और इसके बारे में नहीं पता होगा, पाक
बे के बारे में, तो इसको भी एक बार आप देख लो। पाल्क बे ये है, देखो इंडिया में हम लोग को रामेश्वरम ये देखने को मिलता है सबसे साउथ में आप देखोगे तो, और यहां पर इंडिया से हम लोग को देखने को मिलता है एडम्स ब्रिज, यहां पर ये कनेक्ट करता है इंडिया को श्रीलंका से, ठीक है। तो ये वाली जो जगह है, यानी कि आप अगर इस तरफ देखो, आप ईस्ट की तरफ तो आपको पाल्क बे दिखाई देगा, और वेस्ट की तरफ आप देखोगे तो गल्फ ऑफ मन्नार आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसकी बस एक आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये है पाल्क स्ट्रेट, ये हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, यहीं पर ही। तो यहां पर इंडिया में ये स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं, और अभी रिसेंटली वर्ल्ड डुगॉन डे हम लोग को देखने को मिला है 2020 का, जो कि 28 मई को अभी ऑब्जर्व किया गया था। इस दिन डुगॉन को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। और इन डुगॉन को गाइस आज की डेट में काफी ज्यादा खतरा है, किसको लेकर, पोल्यूशन को लेकर, इलीगल फिशिंग वगैरह होती है, लोग बाग इनको मार देते हैं, इनका शिकार करते हैं, इनको खाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो सी बेड जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, कोस्टल एरिया में जो समुद्र के नीचे का जो एरिया है, सी बेड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर ग्रास वगैरह जो है वो कम हो रही है, और इवन जो लोग इनके जो हैबिटेशन है उसको लोगों ने मॉडिफाई किया है, डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इनको काफी खतरा है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है, ठीक है, डुगॉन के बारे में। तो एक जानकारी इससे रिलेटेड आपको होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CMS कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज इसके कन्वेंशन को साइन किया था 1983 में, और ये बेसिकली नॉन लीगली बाइंडिंग एक MOU हम लोग को देखने को मिला था, जहां पर कुछ स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। उनमें से एक जो स्पीसीज है ये डुगॉन भी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा और जो स्पीसीज है, साइबेरियन क्रेन्स हम लोग को देखने को मिलती है, मरीन टर्टल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, रैप्टर्स बेसिकली वो बर्ड की प्रजातियां होती है जो कुछ जैसे कि हम लोग वल्चर की बात करें, जैसे कि जो दूसरे स्पीसीज को खाते हैं, तो ऐसी जो जैसे आउल हो गया, उल्लू हो गया, वल्चर हो गया, ईगल हो गए, ऐसी जो प्रजातियां होती है बर्ड की, वो रैप्टर्स की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये 4 स्पीसीज हैं गाइस, स्पीसीज की फैमिली है, तो जिनको प्रोटेक्शन को लेकर CMS जो है वो इंडिया ने साइन किया हुआ है 1983 से, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। अभी जो ये नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ये बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश, इसका ये साइंटिफिक नेम आप देख सकते हो, स्कॉर्पेनियोसिस नेग्लेक्टा। तो ये ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, साइंटिफिक नेम है ये मछली इस प्रकार की दिखाई देती है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप देखो ये कांटे कांटे जो आपको दिखाई दे रही है, कांटे कांटे जो दिख रहे हैं ना, ये देखो सर्कल लगा के भी मैंने कांटा आपको बताया हुआ, ये काफी विषैले हम लोग को देखने को मिलते हैं, नहीं कि काफी पॉइजनस होते हैं। अगर कोई इसको पकड़ता है तो उसको एकदम बहुत दर्द होता है बुरी तरह से, और कोई इंसान अगर इस मछली को खा लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो ये इतनी खतरनाक मछली है, राइट। और ये रंग बदलती है, मछली जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, किसी भी जगह पर जाकर उसी की लोकेशन जैसा रंग जो है वो अपने पास हासिल कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो कि ये मछली जो है, इसके बेड में देखो, सी बेड में आप देखो, ये समुद्र के नीचे ये मछली दिखाई दे रही है, ये सी बेड में आप देखोगे तो वैसे ही कोरल का कलर जो है वो इसने अपने ऊपर जो है वो लगा लिया है, थोड़ा थोड़ा कलर इसका दिख रहा है कोरल का, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो ऐसी ये मछली अपना रंग तक बदल लेती है, राइट, यानी कि जो ऐसा एनवायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेती है ये, क्योंकि मतलब उससे बचने के लिए, दूसरे शिकारी मछलियों से बचने के लिए, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो विषैली प्रजाति जो है वो इंडियन वाटर में जिंदा मिली है, इंडियन वाटर में जिंदा पाई गई है, जिंदा, ठीक है। और कहां पर ये मिली है, तो देखो गल्फ ऑफ मन्नार में, अभी गल्फ ऑफ मन्नार की मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, तो वहीं पर ही ये जिंदा पाई गई है। यहां पर हम लोग को सेतु कराई कोस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, सेतु कराई कस्ट हम लोग तट हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर जो है ये पाई गई है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेतु कराई तट जो है वो कहां पर है, तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार का एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार की मैंने आपको लोकेशन दिखा दी। तो रिसर्चर्स जो है CMFRI के सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन्होंने इस मछली को यहां पर पाया है। काफी रेयर मछली है और काफी खतरनाक भी, आप देख सकते हो गाइस कितनी खतरनाक ये मछली है। और इवन इसको खाया नहीं जा सकता, कोई खा ले तो मर जाए, कोई इसको पकड़ ले तो मर जाए, तो वो वाली चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। और ये मछली जो है, ये इसमें नमूना लिख दिया है यार, बेचारी मछली को हिंदी में ट्रांसलेशन में नमूना लिख दिया गया है, तो यहां पर यार आप मछली लिख लेना। तो ये मछली जो है गाइस, इसको नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम जो है वहां पर रखा गया है, और वहां पर जो रिसर्चर्स वगैरह जो है उनको पहली बार ये मछली जिंदा मिली है, ठीक है। तो ये वाली चीज इस प्रकार की बताई गई है। और यही थे गाइस आज के सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, बट अभी रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं। अभी थोड़ी देर में आप लोग का एक 10 क्वेश्चन का क्विज भी जो है वो शुरू होने वाला है, जिसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो भी स्कोर आया है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा, ठीक है। और जनरल स्टडीज के ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं, जिसको आपको जो है वो कवर करना है।
हैंड रिटन नोट्स इससे रिलेटेड आपको बताने हैं। पहला आरटीआई के बारे में पढ़िए, दूसरा प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के बारे में पढ़िए। ये दोनों टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड तो अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो देखो ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है आरटीआई और पीएम केयर फंड, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उन्होंने कह दिया है कि जो ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो है ये आरटीआई के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज पीएमओ के द्वारा कही गई है, तो इसलिए आप लोग को ये दोनों चीज पढ़नी है। और इवन ये वाली चीज भी याद रखनी है न्यूज से रिलेटेड, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पीएम केयर्स फंड आरटीआई के अंदर शामिल है, तो नहीं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखो आप। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, राइट। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़िए और इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क करने से पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में ये लिखा हुआ है नोटिस, जिसको आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर होमवर्क करना है। और रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। एंड गाइस, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की करवाई जाती है। और पेड कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और करंट अफेयर्स की स्पेसिफिकली अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको एक अलग से पेड कोर्स में मिल जाएगी, आपको मतलब फुल फ्लेज कोर्स को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। इसके अलावा ये टेलीग्राम की एप्लीकेशन है, यहां पर आप यूजर नेम्स है टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इनको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक के बटन को भी हिट कीजिएगा गाइस, क्योंकि लाइक के बटन को आप हिट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये लेक्चर जो है वो और भी यूट्यूब जो है वो हमारे दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। और अभी ये क्विज दीजिए और इसका स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है।